हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और थोड़ा लंबा लेक्चर है, मैं चाहूंगा कि सारे लोग लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि ये पूरा चैप्टर आपका मैं तैयार करवा दूं 15 से 20 मिनट के अंदर। सो बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड टू ऑल दोज स्टूडेंट हु आर गोइंग टू appear in the economics paper that will be held on the 17th of March। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या चल रहा है। सबसे पहली बात कि ये एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो एक्चुअली है क्या। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता देगा कि द स्टेट ऑफ हैविंग अ पेड जॉब, यानी कोई ऐसी कंडीशन जिसमें आपको एक जॉब मिलती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट होता है इंडिविजुअल और अदर एंटिटी के बीच में। यानी एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेमेंट के टर्म हैं, एग्रीमेंट कुछ होते हैं। वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करेंगे उसका अपना रूल होता है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, एमसीक्यू में बना के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन when people are willing to work at the existing wage rate but are unable to work but are not getting work। यानी एक ऐसी नहीं कर पा रहे हैं, इच्छुक हैं, वर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सिचुएशन की वजह से वो बेरोजगार हैं। या फिर अनएम्प्लॉयड आर दोज हु आर आउट ऑफ वर्क एंड हु आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन भी हो सकती है जो लोग काम से बाहर है लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होके लगातार काम की तलाश में लगे हुए हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं तो वर्कर्स पे भी हमको बात करना जरूरी है कि टाइप ऑफ वर्कर्स किस किस तरीके के होते हैं। एक तो देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होता है और दूसरा हायर्ड वर्कर होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे एक बंदा है वो अपने ही प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, अच्छा हेयर कटर है तो उसी ने अपने घर में काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अगर हम हायर्ड वर्कर की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो कैजुअल वर्कर जैसे ये लोग हैं और दूसरे रेगुलर वर्कर होते हैं। तो रेगुलर वर्कर के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि दे आर द डेली वेज एंड नॉट द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डोंट हैव एनी राइट ओवर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। लेकिन रेगुलर वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ये परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसको ध्यान से याद रखने की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहले इसमें आता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। मान लेते हैं ये हैं मिस्टर ए। अब मिस्टर ए अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे उनको 500 पर आवर मिल रहा है, उससे ज्यादा 600 पर आवर मिलना शुरू हो जाए। तो लेबर सप्लाई कहता है कि ये कितनी देर तक वर्क फ्लोर पे रहना चाहते हैं। अगर 500 है तो हो सकता है वो 5 घंटा काम करें, 600 मिलने लगे तो 6 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाएं। लेबर फोर्स क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, इट इज नॉट रिलेटेड टू द वेज रेट। ठीक है, लेबर फोर्स क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। यानी लेबर फोर्स में हम कह सकते हैं कि उन लोगों को भी लिया जाता है जो काम से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को भी लिया जाता है जो काम से नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे 1 लाख लोग काम कर रहे हैं और 50,000 लोग लगातार काम की तलाश में हैं, तो टोटल ये जो 1,50,000 हो जाएगा ये आपके लेबर फोर्स हो जाएंगे। लेकिन वर्क फोर्स क्या है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। तो देखिए 1 लाख लोग तो काम कर रहे थे, 50,000 काम की तलाश में है, तब तो हमारा ये क्या बना था? लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स जो होगा वो याद रखिएगा कि 1 लाख होगा। वर्क फोर्स यानी लेबर फोर्स माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए 1 लाख लोग जो हैं वो काम से जुड़े हुए थे और 50,000 लोग जो हैं आपका एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनको किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि 1 लाख लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये लेबर एक लेबर फोर्स में आ जाएगा, सॉरी ये वर्क फोर्स में आएगा। और 50,000 क्या है? 50,000 वो लोग हैं जो एक्चुअली में जिनको कहीं पे काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ये कहा जाए कि 5 लाख लोग काम से जुड़े हुए हैं
लेकिन जब एक्चुअल पता किया गया तो पता ये किया गया कि 2 ही लाख लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये 3 लाख लोग क्या हो गए, 3 लाख लोग जो हो गए आपके नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड हो गए। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अपॉन साइज ऑफ लेबर। तो मान लीजिए कि लास्ट एग्जाम्पल के हिसाब से 3 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे, साइज ऑफ लेबर फोर्स कितना था, 5 लाख था, इनटू 100 अगर हम कर लें, तो यहां से काट दिया आपने 5 से 5, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इट विल बी 60%। 60% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पार्टिसिपेशन रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज आ रही है वो ये है कि वाई डू पीपल वर्क, लोग एक्चुअली काम क्यों करते हैं या फिर काम क्यों करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, या किसी तरीके का काम करते हैं कुछ पैसा कमा ले, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए भी करते हैं, उनकी अपनी कुछ वर्थ भी होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, उस कैपेसिटी को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए भी लोग काम करते हैं। Employment contributes to GDP of the nation, and contributing to GDP give us a sense of global pride because GDP growth implies growth of nation. तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी ऑफ नेशन। अब देखिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से लगेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे तो प्रोडक्टिव काम करेंगे, तो जब प्रोडक्टिव काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन होगा, तो वो किस में कंट्रीब्यूट करेगा, जीडीपी में करेगा, और जितना ज्यादा जीडीपी बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा नेशन की ग्रोथ होती जाएगी। नेक्स्ट हम रोजगार और बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगला सवाल आता है कि भाई रोजगार के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो स्टडिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफर इनसाइट इनटू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जब हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास किस क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी में ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कितने लोग हमारे पास हैं, उनमें से कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय हैं, किस तरीके के लोग हैं जो हमारी आबादी का हिस्सा हैं, आबादी का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट हेल्प स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ईच सेक्टर। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब पढ़ा जाता है तो वहां से एक चीज और निकल के आती है कि कितने लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हैं, टर्शरी सेक्टर में हैं, ये भी समझ में आता है। इससे ये भी समझ में आता है कि जहां पे लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ऐसा तो नहीं कि वर्कर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये सारी चीज भी हमको समझ में आती है जब हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक पुराना डेटा, अभी महीने भर 2 महीने भर पुराना सीएमआई का डेटा है। सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है। तो इसको आप देख सकते हो, अगर आप देखो तो 29 जनवरी 2023, बस 2 महीने पहले भी नहीं हुआ है, हार्डली 1.5 महीने पहले इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो 7.1% है। अर्बन काफी हाई है, रूरल काफी कम है। तो रूरल में कम होने का वजह आप एग्रीकल्चर भी कह सकते हो। स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो हरियाणा का काफी हाई है, 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट है, और दिल्ली 20.8% है। यहाँ पे देखोगे तो आपको मंथ और डेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया और अर्बन रूरल का समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई अप्रैल में जो है लास्ट ईयर तकरीबन 88 लाख लोग जो हैं लेबर फोर्स इंडिया का इंक्रीज हुआ। लेबर फोर्स इंक्रीज होने का मतलब है कि 88 लाख में से हो सकता है एक्चुअल में 40 लाख लोगों को काम मिला हो और 48 लाख लोग वो हों जो कि काम की तलाश में हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि वाई द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड एंड वाई देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ पॉवर्टी। यानी क्यों ज्यादातर हमारा जो काम काज करने वाला बड़ी आबादी है वो गांव के इलाकों से आता है, उसके बाद भी गांव में गरीबी है, ये भी एक सवाल बनता है। तो देखिए सबसे अहम बात जो है कि बड़ी आबादी जो हमारा वर्क फोर्स है वो रूरल इंडिया से आ रहा है, लेकिन जिस तरीके की वो जॉब करता है वो बहुत ही लेस प्रोडक्टिव है। जैसे मान लीजिए ये लोग हैं, अब भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, या फिर छोटी सी गोमती खोल के रखे हैं, या फिर बड़ी आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो ये चीजें जो होती हैं ये जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका नहीं हो पा रहा है, और ये वो सेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार दे तो रहे हैं लेकिन बहुत लो स्किल्ड जॉब है। लो स्किल्ड जॉब है या फिर एक ऐसी जॉब है जिसमें मसल पावर का ज्यादा इस्तेमाल है, मेंटल कैपेसिटी का कम इस्तेमाल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई जो फीमेल वर्कर्स हमारी हैं अर्बन एरियाज में, उनकी तादाद अभी भी क्यों कम है। ऐसा क्यों है कि हम मेल पे ज्यादा फोकस कर ले रहे हैं या फिर मेल अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जॉब मार्केट में लेकिन फीमेल नहीं कर पा रही हैं।
तो इसके कुछ कारण हैं। फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ चैलेंजिंग एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ लो जॉब अपॉर्चुनिटी। यानी फीमेल्स को अभी भी एजुकेशन पे बहुत फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उनकी जॉब्स वगैरह बहुत अच्छी नहीं है। अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजंस रादर देन इंडिविजुअल ओन चॉइस। यानी पढ़ने लिखने के बाद भी जॉब करना है या नहीं करना है, ये इंडिविजुअल का अपना डिसीजन नहीं होता है, बट इट इज गवर्न्ड बाय द फैमिली डिसीजन। सीएमआई का जो डेटा बताता है वो भी कुछ यही बताता है लास्ट ईयर का, कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो 66% है, और वो भी मेल, यानी मेल काफी हाई है, लेकिन फीमेल का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 9% है। आपको याद होगा कि पीछे मैंने पार्टिसिपेशन रेट बताया कैसे कैलकुलेट करना, उसको आप जाके चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि मेल फीमेल का देख लो आप और मेल का देख लो, ये ग्राफ देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। जनवरी अप्रैल 2022 का लास्ट है, यानी 2016 के दौरान अगर देखो तो काफी हाई पार्टिसिपेशन रेट था, काफी वर्क, यानी ये टॉप पे अगर आप देखोगे तो ये वही है, 30 से 40 के बीच में ये दिख रहा है, जो काफी हाई था। लेकिन 2022 जो लास्ट है, उस लास्ट में अगर आप देखो तो काफी फॉल हो गया है, और यहाँ पे हाई दिख रहा है, यानी कहीं 40 से 50 के बीच में जो एज ग्रुप है औरतों की, वो काफी जॉब मार्केट में है। मेल की बात करें, मेल लेबर पार्टिसिपेशन में अगर लास्ट डेटा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे काफी हाई हो जा रहा है, यानी ये 20 से लेके 50 तक का वो एज ग्रुप है जहाँ पे बड़ी तादाद में मेल्स जो हैं वो जॉब मार्केट में है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो उससे निकलने वाली जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है एजुकेशन। यानी इफ यू हैव अ गुड एजुकेशन ऑब्वियसली यू विल बी एम्प्लॉयड इन अ गुड कंपनी। तो अगर ऐसा नहीं है, इफ यू आर एंटरिंग इनटू जॉब विदाउट एजुकेशन, तो आप लेस प्रोडक्टिव जॉब में रहोगे जहां पे आपको कम वेज मिलेगा। और यहाँ पे पार्टिसिपेशन तो बहुत दिखता है, लेकिन वो बहुत तो कोई इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, ज्यादातर वो लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी को किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे एक पिक्चर बता रही है। उसके बाद अ, अगर हम फीमेल पॉपुलेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो देखिए फीमेल पॉपुलेशन काम तो लगातार कर रही है। अगर हाउस वाइफ की बात कर लें, या फिर बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि अपने फैमिली बिजनेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन वहां पे भी उनको एक वर्कर के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में काफी लो है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेक्टर वाइज बात कर लें, कि सेक्टर वाइज यानी प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विसेज बात करें, तो 2009 से अगर हम बात कर लें, यहाँ 2020 बात करें, तो आप देखिए लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉल आया है। लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर लगातार ऊपर की तरफ गया है। इसी तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री सेक्टर भी जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि सर्विस सेक्टर जो हो सकता है वो हमारा एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो कि जॉब प्रोवाइडिंग या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर साबित हो सकता है। वही बात है कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, तो एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सारे प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शरी में आपका सर्विस सेक्टर है। सर्विस में आपका इंश्योरेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, सर्विस ऑफ अ लॉयर, सर्विस ऑफ अ टीचर, ये सारे के सारे आपके टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ को हम एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ तो हो जाती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसी सिचुएशन को हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करें लेबर के मुकाबले, तो वहां पे हमारी ग्रोथ तो होगी लेकिन रोजगार जो होता है यानी एम्प्लॉयमेंट जो है काफी फॉल हो जाएगा। So in a jobless growth economy, unemployment remains stubbornly high even as the economy grow. It is a situation when the economy is able to produce more goods and services without a simultaneous increasing in the employment. यानी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रोथ हो रहा है, लगातार प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन जो फैक्ट्रियों में हो रहा है वो मजदूरों की मदद से ना होके मशीन उस काम को कर रही है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं, कैजुअलाइजेशन पे बात कर लेते हैं कि कैजुअलाइजेशन क्या होती है। कैजुअलाइजेशन याद रखिएगा कि कैजुअल वर्कर से लिया गया है। कैजुअल वर्कर्स का मतलब होता है वो वर्कर्स हु आर नॉट द रेगुलर वर्कर्स, हु आर नॉट द रेगुलर वर्कर। जैसे इसमें हम लेबर की बात कर लें तो कैजुअलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब टोटल वर्कफोर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, अब 1 लाख लोग में 60,000 अगर लेबर ही हो गए, तो ये सिचुएशन कैजुअलाइजेशन की इकोनॉमी के अंदर होती है।
Informalization on the of workforce is defined as a situation when percentage of workforce in the formal sector tends to decline that in the informal sector. अब देखिए फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन हो ही रहा है, उसको वहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल वर्कर की बात करें तो ये वो वर्कर होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑफिस वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको फूडिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, और ये साथ ही साथ एक ट्रेड यूनियन वगैरह भी बना सकते हैं। ठीक है, एक टीम बना सकते हैं जिस टीम की मदद से अपने एम्प्लॉयर से कोई भी नेगोशिएशन कर सकते हैं सैलरी वगैरह को लेके। इनफॉर्मल वर्कर की अगर आप बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके के जो ठेला वाले हैं, जो ठेलों पे रिक्शा सब्जियां बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, या फिर इस टाइप के जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं जो सामान को एक जहां से दूसरी जहां ले जा रहे हैं, तो ये लोग इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉल करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट भारत में दो तरीके का, एक तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो आपका क्या होता है, डिसगाइज्ड है, ये क्या है, सीजनल। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को याद रखिएगा कि हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। यानी दिखता तो है कि यहाँ पे टोटल 4 लोग काम कर रहे हैं, बट ये जो फील्ड है इसमें 2 लोगों से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो 2 एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयड ही की कैटेगरी में रखे जाते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जब सीजन आया है तो काम मिलेगा, सीजन गया तो आपकी जॉब भी गई। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जब इंडस्ट्रीज में आ जाती है तो वो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यू आर एजुकेटेड, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आप अनएम्प्लॉयड हो आफ्टर गेटिंग एजुकेशन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है कि नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एक तो क्या है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अगर स्लो है, यानी जो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी जो इकोनॉमिक है और सोशल है वो बहुत फास्ट नहीं है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका स्लो रहता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी आपका ग्रोथ लगातार ऊपर नहीं जा रहा है, आपका प्रोडक्शन, आपका प्राइमरी सेक्टर, आपका सेकेंडरी सेक्टर, आपका टर्शरी सेक्टर प्रोडक्शन लगातार तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, और साइमल्टेनियसली डिमांड करने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, आबादी की तादाद लगातार आबादी ऊपर जाती जा रही है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर साबित हो सकता था, जहां से बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिल सकता था, वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी जो फॉल आया है वो भी फॉल एक बहुत अहम है, यानी गांव के इलाकों में जहां पे कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती थी, वो रोल नहीं प्ले कर रही। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए मुझे याद आ गया है कि इस कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था उसका नाम है कार्व कमेटी, और 1955 में ये कमेटी बनी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं बेरोजगारी के, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी है तो मैन पावर का यूटिलाइजेशन होगा नहीं, वो सोशल वेस्टेज रहेगी, पता चलेगा लोग इधर उधर बैठे हैं बेकार के, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लो प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन भी आपका कम रहेगा। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जेब में पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी अमीरी और गरीबों के बीच में बच जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे किसी ना किसी तरीके का सोशल अनरेस्ट है, रॉइट्स होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम देखें कि क्या सजेशन साबित हो सकती है, तो सबसे पहले तो आपको अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जो लोग किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन करते हैं उनको लोन मिले और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, तो उससे वो लगातार प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, नौकरियां प्रोवाइड कर सकते हैं। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, बड़ी मशीनों का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन निकल के आए, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन निकल के आए तो कॉस्ट कटिंग कम हो, तो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो फैशन डिजाइनिंग अच्छी कर लेता है, बाल काटने का उसका अच्छा ढंग है, या फिर इस टाइप का कोई खुद का काम कर सकता है, तो उसको जो लोन वगैरह है वो बहुत ही कम रेट पे मिल जाना चाहिए। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से ज्यादा हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे फोकस करें। लास्ट में कोऑपरेटिव टेक्निक भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कुछ लोग साथ में मिलके किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करें, अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो अपनी कैपिटल और ह्यूमन लेबर को इन्वॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इश्यूज पे बात किया। स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू।